नमस्कार शिक्षार्थियों, हमने अपने पिछले कार्यक्रम में अंधेर नगरी नाटक पर चर्चा की थी। उसके कुछ बिंदु हम कर चुके थे। आइए एक बार इन बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। हमने बात की थी नाटक के अंगों के बारे में और कुछ बिंदुओं पर जिन पर हमने चर्चा की थी आपके सामने हैं। ये हैं कथा वस्तु, देश काल वातावरण, पात्र और चरित्र चित्रण और संवाद योजना, इनके बारे में हमने बात की थी। कथा वस्तु पर जब हमने बात की थी तो हमने बताया था कि किस तरह से गुरु और जो चेला है, उसका जो शिष्य है, वो किस तरह से एक नगर में पहुंचते हैं, वहाँ किस तरह के उनके अनुभव हैं और उन अनुभवों के आधार पर वे निर्णय लेते हैं कि यहाँ उन्हें रहना नहीं है। जो चेला है वो वहीं रह जाता है और उसका नुकसान वो उठाता है और अंत में गुरु उसकी जान बचाता है अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से। तो ये हमारी इस नाटक की कथा वस्तु थी। इसका जो देश काल वातावरण है, एक जिस तरह का परिवेश है, उसके बारे में हमने बात की थी। राजा है और राजा किस तरह का है, उसका शासन किस तरह का है, बाज़ार का दृश्य किस तरह का है, इस सब के बारे में भी हमने बात की थी। इस नाटक में जिन पात्रों का वर्णन किया गया है, जिन पात्रों के मदद से इस कथा वस्तु को पूरा विकसित किया गया है, इनके बारे में भी हमने बात की थी। तो शिक्षार्थियों, आज हम जिन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं वो है अंधेर नगरी नाटक की जो भाषा शैली है, उसका उद्देश्य है और अभिनयता है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमने कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, अंधेर नगरी के जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में भी, उनका किस तरह का चरित्र है, इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो शिक्षार्थियों, जिस तरह से हमने इन सभी बिंदुओं पर बात की, और हमने ये पाठ भी पढ़ा, उससे हम भली भांति इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और हमें इस बात का ज्ञान भी हो गया है कि इस नाटक की भाषा शैली कैसी है। आपकी स्क्रीन पर है शिक्षार्थियों, आप देख सकते हैं कि जो अंधेर नगरी है, इसकी भाषा जो है ऐसा बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये भाषा जो है वो ब्रज भाषा से प्रभावित है। ब्रज भाषा के बहुत सारे शब्द हमारे इस नाटक में आए हैं। उस समय का जो वातावरण है, राजा है, मंत्री है, वहाँ का जो बाज़ार है और गुरु और चेले की जो बातचीत है, उस समय का जो वातावरण है उसको बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ये वातावरण बिल्कुल सजीव हो गया है। तो ये भाषा के माध्यम से ही ऐसा संभव हुआ है। इसके अलावा व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियाँ भी हैं, हम बात करेंगे इन व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियों के बारे में भी। और जहाँ हम देखते हैं कि बाज़ार का दृश्य है, वहाँ हम यह भी देखते हैं कि और दरबार का दृश्य है, तो हमें पता चलता है कि सामान्य लोगों के व्यवसाय कैसे हैं, किस तरह के उनके कार्य हैं, इस सब के बारे में भी हमें इस भाषा से ही पता चलता है। तो इनकी जो शब्दावली है, किस तरह की, किस व्यवसाय में किस तरह की शब्दावली का उल्लेख है, ये भी हम जान पाते हैं। भाषा का जो लोक रूप है, वहाँ पर बिल्कुल विशुद्ध उसका प्रयोग नहीं किया गया है। भाषा का जो स्थानीय प्रयोग, स्थानीय रूप का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और संबोधन, उस समय जब राजा और इस तरह के शासकों का राजतंत्र होते थे, तो उस समय किस तरह के संबोधनों का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल उसी तरह से इस नाटक में भी प्रयोग किया गया है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस नाटक की भाषा की सहायता से ये जो पूरा पाठ है हमारे सामने बहुत ही, कह सकते हैं कि सजीव है, बहुत ही विश्वसनीय बन गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये पाठ राजा, प्रजा, इस तरह के परिवेश पर आधारित होता, लेकिन इसमें कह सकते हैं कि अगर खड़ी बोली के ही शब्द होते, स्थानीय भाषा के शब्द न होते, तो आपको शायद इस नाटक की जो कथा वस्तु उस पर विश्वास करने में थोड़ा सा आप हिचकते। लेकिन इसकी भाषा की ये विशेषता है कि हम इस
पाठ पर बहुत ही अधिक विश्वास करते हैं, बहुत ही अपने आप अपनी समझ से हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय किस तरह का वातावरण था, किस तरह से व्यापार होता था, किस तरह का समाज था और किस तरह के शासक थे। तो इन सब बातों के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं और इस सब में मदद करती है इस पाठ की भाषा। अब हम ये देखते हैं कि जैसे महंत हैं और उनके जो चेलों के नाम हैं, उनकी जो भाषा है, उससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये बिल्कुल उसी समय की परिवेश पर आधारित ये पाठ है। जैसे नारायण दास है, उन एक शिष्य का नाम, एक का गोवर्धन दास है। तो इस तरह के नाम ही अपने आप में सुझाते हैं कि ये जो शब्दावली है ये बिल्कुल उनके कार्यों के अनुरूप है। जैसे जब वे बात करते हैं, जब गुरु बात करता है कि बच्चा इस नगर में हम आगे, नगर तो बहुत सुंदर लगता है, कुछ भिक्षा अच्छा मिल जाए तो कुछ ठाकुर जी को भोग लगे। तो ये जितने भी शब्द हैं आप देखिए, जैसे संबोधन गुरु जी महाराज, इस तरह के जो ये संबोधन हैं, ये सब संबोधन हमें उस समय की भाषा की ओर लेकर जाते हैं। आनंद होए, सीधा सामग्री, ये सब जो गुरु और शिष्य जो सन्यासी हैं उनके कार्यों से संबंधित ये शब्दावली है। जब वे अपने शिष्य को उपदेश देते हैं कि तुम बहुत लोभ मत करना, तब वो कहते हैं कि लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए, या में नरक निदान। तो इस तरह आप देखिए कि इस काव्यात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से उन्होंने उपदेश भी दे दिया और उस समय की भाषा का परिचय भी हमें दे दिया है। अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से जब गोवर्धन दास बाज़ार में जाता है तो वहाँ पर घासीराम जैसे दुकानदारों के जो संवाद हैं, उस तरह उन सब संवादों के माध्यम से वहाँ का जो वातावरण है वो हमें पता चलता है। आप देखते हैं कि जहाँ पर आप देखते हैं कि चना खाने वाले हैं, चने की बात की गई है, वहाँ पर मुन्ना है, एक पात्र का नाम मुन्ना है, तो एक जगह गफूर भी है। और इन बातों से यहाँ पर इस बात का पूरी तरह से संकेत दिया गया है कि हिंदू और मुस्लिम जो जनता थी उनमें बहुत ही मेल जोल था और अंग्रेज़ी शासन में ये दोनों ही, हिंदू और मुसलमान दोनों ही शोषित हो रहे थे और दोनों को ही इस अंग्रेज़ी शासन के दमन से, शोषण से मुक्ति की आवश्यकता थी। और आप जानते ही हैं कि जब 1857 में जब क्रांति हुई थी तो ये सभी संप्रदाय मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े थे। कहने का तात्पर्य यह है शिक्षार्थियों कि भारतेंदु जी ने भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति थी उसे हमारे सामने इस नाटक के माध्यम से रखा है। जब हम देखते हैं कि अंधेर नगरी की भाषा में ब्रज भाषा के शब्द हैं तो साथ में ही तत्सम के भी शब्द हैं, संस्कृत शब्दावली भी है, तद्भव भी है, देशज जो स्थानीय भाषा के जो शब्द हैं वे भी आए हैं। इसके अलावा फारसी, अंग्रेज़ी शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये खास बात भारतेंदु जी में पाई जाती है, उनकी रचनाओं में मिलती है कि जिस तरह का पात्र वहाँ पर उन्होंने रखा है, उन्होंने उसका ही स्वभाव देखकर और उसी के अनुसार उसकी भाषा का निर्माण किया है। तो यहाँ आप शिक्षार्थियों इस बात को भली भांति जब आप पाठ पुनः पढ़ेंगे इस चर्चा के बाद तो आप देखिएगा कि किस तरह उन्होंने पात्र के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। तो इस मामले में भारतेंदु जी बहुत ही निपुण थे, बहुत ही सिद्धहस्त थे। अब हम बात करते हैं इस नाटक की अभिनयता पर। अभिनयता यानी अभिनय करने की, अभिनय के रूप में मंचन करने की क्षमता, और अभिनेता ही वो विशेषता है शिक्षार्थियों जिसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि नाटक जो है वो बाकी गद्य विधाओं से बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही विशिष्ट होता है।
तो जब हम मंच पर इसे अभिनय करते हैं तभी अगर बहुत अच्छे ढंग से ये अभिनय किया जा सकता है इस नाटक पर, तभी हम कहते हैं कि ये नाटक अभिनय की दृष्टि से, मंचन की दृष्टि से बहुत ही सफल नाटक है। आप कल्पना कीजिए कि कोई इस तरह का नाटक हो कि अब जब उसे मंच पर उसे अभिनीत किया जाए तो जो दर्शक हैं वो उकता जाएं, वो देखें कि एक जो पात्र है वही अपने संवाद बोले जा रहा है, उससे पता नहीं चल रहा है कि कथा किस दृष्टि में किस दिशा में जा रही है, किस तरह से उसका चरित्र है, क्या पूरी स्थिति है, इस बारे में जब अंदाज़ा नहीं लगता है तो उस नाटक को देखकर रुचि लेने का भी सवाल नहीं उठता है। तो यहाँ शिक्षार्थियों हम यह देखते हैं कि अभिनेता की दृष्टि से ये नाटक अंधेर नगरी बहुत ही सफल नाटक है, क्योंकि इस नाटक में आप देखेंगे कि जो ये नाटक है ये 6 दृश्यों में विभाजित है। हर दृश्य जो है उसमें वहाँ पर संकेत दिए गए हैं, जो पात्र हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, क्या भाव है उनके चेहरे पर, किस तरह से वो अपने संवाद बोल रहे हैं, वो बीच बीच में हर जगह स्पष्ट किया गया है। तो हम इसे इस रूप में कह सकते हैं कि ये जो रंग निर्देश हैं, अभिनय करने संबंधी जो निर्देश हैं, उनकी मदद से भी ये नाटक बहुत ही स्पष्ट है। अगर आप अपने साथियों के साथ इस नाटक का मंचन करते हैं, इसका अभिनय करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि ये नाटक अपने आप में बहुत ही रोचक बनेगा और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका अभिनय हो सकेगा। हमने यहाँ NIOS में भी इस नाटक का वीडियो तैयार करने की दृष्टि से इसका मंचन किया था और इसमें भी हमने कोशिश की थी कि हम इन सभी दृश्यों को हम साकार कर सकें। तो इस तरह से शिक्षार्थियों रंग निर्देशों के माध्यम से हम किसी भी नाटक की अभिनय योजना तैयार कर सकते हैं और इस तरह से निर्देश दे सकते हैं कि कोई भी उस नाटक का अभिनय करे तो उसे आसानी हो। उसके पास कुछ निर्देश रहते हैं जिनका अनुकरण करके कोई भी व्यक्ति उस नाटक का, कोई भी समूह उस नाटक का मंचन कर सकता है। तो यहाँ शिक्षार्थियों अंधेर नगरी के बारे में ये बहुत ही प्रसिद्ध तथ्य है कि इस नाटक का मंचन बहुत बार किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षार्थियों की जो संवाद हैं, हर पात्र के जो संवाद हैं, हमने पहले ही बात की उसकी भाषा, इसकी भाषा के बारे में कि अंधेर नगरी की जो पात्रों के जो संवाद हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और जब स्थानीय भाषा में ये संवाद बोले जाते हैं तो वे कितने रोचक लगते हैं। दर्शक उसके साथ एक तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और वे समझ सकते हैं कि ये जो परिवेश है राजाओं का के समय का जो परिवेश है ये किस तरह का था, किस तरह के उस समय लोग थे और किस तरह से वे अपना कार्य करते थे और किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो शिक्षार्थियों यहाँ पर बहुत सी क्षेत्रीय अभिव्यक्तियाँ हैं, लोक काव्य का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है और आप भली भांति देख सकते हैं कि इस नाटक में जो कुशासन है, जो प्रशासन का अभाव है, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से उन पर व्यंग्य किया गया है, किस तरह से एक ही मूल्य सभी वस्तुओं का रखा गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सब्ज़ी का मूल्य है वही घी का भी मूल्य है, वही मिठाई का भी मूल्य है। तो ये सभी अभिव्यक्तियाँ उस समय की अराजकता का जो वातावरण है वो हमारे सामने स्पष्ट कर देती हैं। तो शिक्षार्थियों भाषा के जो लोक रूप हैं जैसे आपकी स्क्रीन पर हैं, ये इस नाटक में बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने आए हैं
कि भिक्षा, टिकस, मुरड़, अजीरन, इस तरह की, देखिए आप पढ़कर देखिए तो आपको खुद भी थोड़े से, आप इन शब्दों को पढ़ने में आपको लगेगा कि आप इन शब्दों से अपरिचित हैं, लेकिन ये भाषा की जो लोक रूप हैं, इनका प्रयोग इस नाटक में बहुत ही कह सकते हैं निपुणता के साथ किया गया है। अभी तक की हमारी इस चर्चा के माध्यम से शिक्षार्थियों, आप भली भांति समझ गए होंगे कि इस नाटक का उद्देश्य क्या है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस नाटक का उद्देश्य है तत्कालीन समाज में जो अन्यायी शासन व्यवस्था थी, उसमें किस तरह की कमियां थी, किस तरह की त्रुटियां थी, किस तरह की विसंगतियां थी, उन्हें हमारे सामने उजागर करना ही इस नाटक का उद्देश्य है। और आप ये भली भांति समझ ही गए हैं कि ये एक व्यंग्यात्मक नाटक है। सीधा सीधा किसी बात को कहा नहीं गया है कि यहाँ पर जो है अन्याय हो रहा है, या राजा लालची है, या राजा विलासी है, कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन संवादों के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि उस समय के समाज पर, उस समय की शासन व्यवस्था पर, उस समय के शासकों पर, वहाँ की न्याय व्यवस्था पर यहाँ व्यंग्य किया गया है। और जो राजा है वो उस समय की ब्रिटिश शासन में कार्य कर रहे जो अधिकारी थे, उनका प्रतीक है। आप देख सकते हैं कि वो चौपट राजा कहा गया है। उसकी नगरी को अंधेर नगरी, यानी जहाँ पर न्याय ही नहीं है, अंधेर है। कहीं भी किसी भी तरह का जो सामान है उसका कोई भी मूल्य, सबका जो मूल्य है वो समान है। तो इस तरह से जो व्यक्ति गुणी है, विशिष्ट है, और जो व्यक्ति गुणहीन है, सब एक ही स्तर पर है, यानी सबको एक जैसा ही व्यवहार है। लेकिन ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। एक गुणवान व्यक्ति अपने गुणों का प्रयोग करके समाज को विकसित करने के लिए क्यों प्रेरित हो, जब उसे मालूम है कि एक गुणहीन व्यक्ति को भी वही सब प्राप्त हो रहा है जो उसे मिला हुआ है, तो उसके लिए प्रेरणा क्या है। तो इसलिए सभी अपने अधिकारों को तो वो जानते ही हैं कि उनकी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति भी वे बहुत ही सुस्त हैं। तो शिक्षार्थियों, इस तरह से ये जो नाटक है हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे सामने रखता है। और हम इस नाटक के माध्यम से समझ पाते हैं कि उस समय की जो जनता थी वो कितनी दुखी थी, उसके अधिकार में कुछ भी नहीं था, किस तरह उनके साथ अन्याय हो रहा था। उसमें हर संप्रदाय के लोग, हर व्यवसाय के लोग, हर स्तर के लोग जो थे वो शोषित हो रहे थे। तो इस तरह से भी हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि आज के समय में जब हम लोकतंत्र में हैं तो हम कितने सुखी हैं। हम अपनी इस वर्तमान स्थिति का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम खुश हो सकते हैं। हमारे पास एक खुश होने का कारण है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। तो शिक्षार्थियों, एक बार हम देख लेते हैं कि हमने इस नाटक पर हुई चर्चा से हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि अंधेर नगरी एक व्यंग्य नाटक है जिसमें शासन व्यवस्था की विसंगतियों का उद्घाटन किया गया है। और हमने सीखा कि इस नाटक में एक राजा की कहानी के माध्यम से अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। नाटक माफ़ कीजिएगा, नाटक में यह संदेश दिया गया है कि लोभ में पड़कर देश हित को नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति व देश हित के लिए स्वाभिमान तथा स्वाधीनता का बहुत महत्व है। हमने ये भी सीखा कि इस नाटक के जो संवाद हैं वो संक्षिप्त हैं और व्यंग्य को उभारने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। नाटक की जो भाषा है वो उस समय के वातावरण को सजीव रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है। साथ ही इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता तथा
नाटकीयता है और नाटक में लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है, जिससे नाटक में जीवंतता और प्रवाहमयता आ गई है। और इसकी भाषा जो है वो खड़ी बोली है, लेकिन ब्रज भाषा का भी स्पष्ट प्रभाव दिखता है। और हमने रंगमंचीयता की भी बात करते हुए हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि अंधेर नगरी अभिनयता की दृष्टि से एक सफल नाटक है। तो शिक्षार्थियों, ये अंधेर नगरी पर आधारित चर्चा हमने यहाँ पर पूर्ण कर ली है। यहाँ पर हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हम अपना दूसरा पार्ट अपना पराया इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षार्थियों, अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे अपने अगले पार्ट पर, और ये पार्ट है अपना पराया। शिक्षार्थियों, इस शीर्षक को ध्यान से देखिए और विचार कीजिए कि अपना और पराया परस्पर विरोधी शब्द हैं। तो ये पाठ जो है वो बिल्कुल उपयुक्त रूप में इस शीर्षक के माध्यम से यहाँ पर रखा गया है। हम जो हमारे परिचित हैं वे हमारे अपने हैं, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि उनका स्वभाव क्या है, वो किस तरह से हमसे संबंधित हैं और हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है। कब उन्होंने हमें रोते हुए चुप कराया और कब उन्होंने अपनी बातों से, अपनी प्रेरणा से हमारा हौसला बढ़ाया। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, हम ये भली भांति जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जिनसे हम परिचित नहीं हैं, हम उनके प्रति एक भय का भाव रखते हैं। छोटे में जब हम बच्चे थे, तब से हर बच्चे को ये बात बताई जाती है कि तुम्हें अजनबियों से बात नहीं करनी है, अजनबियों की बात नहीं माननी है, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता के मन में ये रहता है कि वो अजनबी जो है वो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इसी स्थिति को आप अपने शरीर पर लागू कीजिए। हमारा जो शरीर है शिक्षार्थियों, वो उसकी एक अपनी प्रक्रिया है, अपना तंत्र है, अपनी समझ है, और वो अपनी जो ये सुरक्षा प्रणाली है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से वो लागू करता है, बहुत ही अच्छे ढंग से वो हमारी रक्षा करता है। तो हम सबसे पहले शिक्षार्थियों ये जान लेते हैं कि इस पाठ में हम इस सब के बारे में क्या जानने वाले हैं। इस पाठ की पर आधारित इस चर्चा के बाद शिक्षार्थियों, हम शरीर में होने वाले कुछ विकारों के वैज्ञानिक कारण बता सकेंगे। रोगाणुओं के जो हमले हैं और उनके बचाव के लिए शरीर की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से काम करती है, इसका उल्लेख कर सकेंगे। रोगों से बचाव में टीकों का क्या महत्व है, हम उसे भी रेखांकित कर सकेंगे। एड्स जैसी घातक बीमारियों और उनके बचाव के उपायों का विश्लेषण कर सकेंगे। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले संक्रमणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर बचाव के लिए उपाय लिख सकेंगे। साहित्यिक भाषा और वैज्ञानिक भाषा में क्या अंतर है, इसे भी हम स्पष्ट कर सकेंगे। तो शिक्षार्थियों, हम बात कर रहे थे अपना और पराया, अपने और पराए। तो इसी पर हमने अपने शरीर की सुरक्षा व्यवस्था को उस पर आधारित करके हमने सोचा। तो हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं शिक्षार्थियों कि हमारे शरीर पर किसी भी तरह की कोई भी चोट पहुंचती है और किसी भी तरह से किसी भी संक्रमण का हमला होता है, किसी भी तरह से हमारा जो शरीर है वो रोगग्रस्त होता है, तो हमारा जो हमारे शरीर की जो आंतरिक व्यवस्था है वो प्रतिक्रिया करती है।
और उस प्रतिक्रिया में बहुत सारी जो लक्षण हैं वो सामने नज़र आते हैं। जैसे अगर आपकी उंगली में कोई कांटा चुभ जाए और कई बार वो जो कांटा है वो आपकी उंगली में ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह जाए, तो वहाँ पर आपको फोड़ा हो जाता है, वहाँ कुछ गांठ बन जाती है और वहाँ ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ मवाद जैसा आपको नज़र आता है, और जब वो मवाद निकलता है तो उसके साथ ही आपका कांटा निकल जाता है। तो ये जो पूरी प्रणाली थी, ये जो पूरा कार्य था, ये शरीर के जो अंदरूनी जो बहुत ही छोटी छोटी जो कण हैं उन्होंने किया। तो किस तरह से उन्होंने इस पर कार्य किया, इसके बारे में ये पाठ दिया गया है। और वैज्ञानिक पाठ है, विज्ञान पर आधारित है, चिकित्सा विज्ञान की बहुत सारी बातें इस पाठ में रखी गई हैं और ऐसी छोटी छोटी बातें बताई गई हैं जो हम सामान्य तौर पर ऐसा समझते हैं कि जिनके बारे में हम कभी विचार नहीं करते। जैसे अगर हमारी आँख में धूल के कण चले जाएं तो एकदम से हमारी आँखें बंद हो जाती हैं, एकदम से प्रतिक्रिया हमारी जो आँखें हैं वो अपना बचाव करना चाहती हैं, उस धूल से बचना चाहती हैं। अगर फिर भी कुछ धूल अगर हमारी आँखों में चली गई है तो एकदम से आंसू आ जाते हैं, एकदम से हमारी आँखों में पानी आ जाता है और उस पानी के माध्यम से उस पानी में जो कण हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह अगर आप सोचिए कि अगर ये आँखों में पानी ना आए और ये कण ना निकले तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर आपको एक पूरी चिकित्सा का उसका एक पूरा कार्य आपके लिए निर्धारित हो जाएगा और तभी आपकी आँखों का जो कण है वो निकलेगा। अब सामान्य सी बात है, हमें छींकें आती हैं और छींक जो है वो भी एक तरह से प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं हैं हमारे शरीर की। अब कुछ भी ऐसी खुशबू, बहुत तेज़ खुशबू आई, रसोई में खाना पक रहा है, मसाले भुन रहे हैं और उन मसालों के वजह से एकदम से छींक आ जाती है, नाक से पानी बहने लगता है। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं शिक्षार्थियों, हमारे शरीर की बहुत ही स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाएं हैं। यानी हमारा जो शरीर है अपनी रक्षा करने के लिए इस तरह से प्रतिक्रिया करता है और इस सब प्रक्रियाओं के माध्यम से जो शरीर है वो जितने भी हानिकर जो पदार्थ हैं, जितने भी जो उसे रास नहीं आ रहे हैं, जो उसे माफिक नहीं आ रहे हैं, जो उसे ठीक नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं होंगे, यानी जो पराये हैं, जो पराये पदार्थ हैं, उनको वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। और ये जब बाहर निकालने की कोशिश में ही इस तरह से छींक आ जाती है, इस तरह ही जब कांटा चुभता है तो हमारा जो हमारी उंगली पर या जिस भी शरीर के हिस्से में ये कांटा चुभा वहाँ पर मवाद जो है वो आ जाता है। तो ये जो तो शिक्षार्थियों, इस तरह से हमारा शरीर कार्य करता है। अब ये देखिए कि ये बात हो रही है नाक की। नाक ने प्रतिक्रिया दी और पूरे शरीर ने एकदम से इस बारे में सहयोग किया और हमें छींक आ गई। इसी तरह से जो हमारा पेट है, जो हमारा आमाशय है, वो भी एक तरह ये कार्य करता है, बिल्कुल चौकीदार की तरह, कि वो बिल्कुल उसी तरह इस बात की देखभाल करता है कि किसी भी तरह की कोई भी हानिप्रद कोई वस्तु, हानिकारक वस्तु हम में न चली जाए। और उसके लिए मदद कौन करता है? सबसे पहले मदद करती है जीभ। हम कुछ भी खाते हैं, मान लीजिए अगर हमारे खाने में कहीं भी अगर कोई छोटा सा भी कोई बाल आ गया है या कोई भी कंकड़ पत्थर आ गया है, तो एकदम से ये जो जीभ है वो संकेत करती है कि कुछ ऐसा है जिसे नहीं खाया जाना चाहिए।
आप एकदम खाना खाना रोक कर एकदम से आप पता लगा लेते हैं, आपको पता चल जाता है, आप वो बाल या वो एकदम पत्थर जैसे ही आपको इस बात का आभास होता है, आप उसे एकदम अपना जो खाना है वो आप नहीं खाते हैं, उसे आप निकाल देते हैं। तो ये जो सारी बात है, इस बात से हमें ये पता चलता है कि शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, जो नाक है, हमारी जो त्वचा है, हमारी जीभ है, ये सब एक तरह से अपने अपनी स्थान पर द्वारपाल का, चौकीदार का काम करते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है शिक्षार्थियों कि हम जो भी खाते हैं वो हमें पचता नहीं है, और कुछ ऐसा जब हम कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई है, आप में से बहुतों को इस बात की शिकायत हुई कि कहीं भी आप गए हैं या अगर आपने साफ़ सुथरे हाथों से खाना नहीं खाया है या कुछ ऐसी जगह से खा लिया है तो आप कहते हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो ये जो फूड पॉइजनिंग वाली जो घटना है, उसके माध्यम से शिक्षार्थियों हमारा जो शरीर है उस खाने को स्वीकार नहीं करता है, वो कर देता है कि इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ हैं और हम उल्टी कर देते हैं, और इस तरह से वो हानिकारक जो भोजन है वो हमारा शरीर त्याग देता है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं शिक्षार्थियों, ये प्रतिक्रियाएं जो हैं, ये किसी न किसी रूप में शरीर की सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। यानी जो बाहरी बेमेल या हानिकर पदार्थ हैं उन्हें ये शरीर में जाने से रोकती हैं, और शरीर जो है वो बहुत ही समझदारी से ये प्रयास करता है कि किसी भी तरह से ये अवांछित चीज़ जो है वो हमारे भीतर ना चली जाए, और अगर किसी वजह से भी ये वस्तु हमारे भीतर चली भी गई है तो शरीर उसे बाहर निकाल फेंकता है। तो हम शिक्षार्थियों इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अपना कितना ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो शरीर है कितनी सारी स्थितियों में ये प्रतिक्रियाएं करता है। वातावरण में कितने सारे रोगाणु होते हैं, और ये सारे रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं ताकि वे पनप सकें, और उन्हें ये हमारा जो शरीर है जो प्रवेश करने से रोकता है। अगर ये रोगाणु हम में प्रवेश कर जाएं तो हमें बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि आप इस समय वैश्विक स्तर पर आप देख रहे हैं कि कोविड महामारी से कितना अधिक उसका जो प्रचंड रूप है वो हम देख पा रहे हैं। हम सबको ये निर्देश मिलते हैं कि हम लगातार अपने हाथ धोते रहें, अपने चेहरे को मास्क से ढक कर रखें, सामाजिक दूरी बना कर रखें। क्यों? क्योंकि हवा में जो है इन रोगाणुओं की उपस्थिति जो है वो हमारे लिए हानिकारक है। हम बार बार हाथ धोएं ताकि किसी भी रूप में कहीं भी अगर हमने छुआ है तो वे जो रोगाणु हैं हम उनसे मुक्त हो सकें, हम उन्हें धो सकें। अपने चेहरे पर मास्क लगाएं ताकि सांस के माध्यम से, मुंह के माध्यम से कहीं भी वे रोगाणु हम में प्रवेश न कर सकें। तो शिक्षार्थियों, ये सभी जो तरीके हैं उससे हम निरोगी रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, जो त्वचा है वो भी हमारी चौकीदार है हमारे शरीर रूपी किले की, और किस तरह से वो काम करती है वो भी हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझा है। अब वायु से कुछ रोगाणु आ रहे हैं, या जो वस्त्र हम पहन रहे हैं या कहीं पर स्पर्श कर रहे हैं उससे भी बहुत सारे रोगाणु आते हैं, और ये रोगाणु लगातार अगर हमारी त्वचा पर कहीं पर कटा फटा कुछ भी है वहाँ से वो हमारे शरीर में पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षार्थियों, आप भली भांति इस बात को समझे होंगे कि जब भी आप छोटे में
जब भी आपके घर पर ये बार बार आपको कहा जाता हो कि चलो अभी तुम खेल कर आए हो, चलो जल्दी से नहा लो, तो इसमें आपके घर वालों का, आपके संबंधियों का क्या उद्देश्य रहता है? ताकि आपके शरीर पर जो खेलने से, कूदने से जो भी धूल, मिट्टी, जो भी रोगाणु अगर कोई आपके शरीर पर आ गए हैं तो वे सभी दूर हो जाएं। तो आप साबुन लगाकर बहुत मल कर आप नहाते हैं और आप उन रोगाणुओं से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, इस पाठ में अलग अलग ढंग से ये वर्णन है कि किस तरह से हमारे वायु के साथ कितनी तरह के रोगाणु हमारी नाक के माध्यम से पहुंच जाते हैं, हमारे मुंह के माध्यम से पहुंच जाते हैं, और किस तरह से हमारे जो नाक है वो भी बहुत सारे रोगाणुओं को हम तक पहुंचने के लिए रोकती है। नाक के जो बाल हैं वो इसमें कितने अधिक मददगार होते हैं। इन छोटी छोटी बातों पर शायद हमने कभी विचार नहीं किया, लेकिन ये पाठ अपने आप में एक ये संकेत कर रहा है कि हम, ये समय है जब हम इस बात को समझें और इसके जो वैज्ञानिक कारण हैं इनके बारे में भी हम अवगत हों, और किस तरह से जो हमारी जो नाक है वो रोगाणुओं को हमारे शरीर में पहुंचने से रोकती है, और किस तरह से हमारा जो शरीर है वो प्रतिक्रियाएं करके अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। जब हम कहते हैं कि भोजन को ढक के रखो, उस पर कोई मक्खी आदि ना बैठे, हर खाने की वस्तुएं जो हैं वो ढकी रहें, उन्हें ढंग से ही पकाया जाए, पूरी तरह से पकाया जाए, कच्चे रूप में न खाया जाए, तो ये सब जो निर्देश हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि भोजन के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में पहुंचती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जीभ उन सभी रोगाणुओं को पहचान सके, क्योंकि वो तो जो ठोस वस्तु है उसी को पहचान पा रही है, लेकिन जो हमारे शरीर में जो बाकी जो तंत्र हैं वे इस पर कार्य करते हैं, और वे आमाशय में जो अम्ल है, जो एसिड है, वो उन रोगाणुओं को जो है वो नष्ट कर देता है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, इस पाठ में बहुत ही विस्तार से, बहुत ही स्पष्टता से ये बताया गया है कि जो शरीर की सुरक्षा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है त्वचा का, नाक का, फेफड़ों का, मुंह का और आहार नली का, जो रोगाणुओं को ऊतकों में प्रवेश करने से, जो टिश्यूज़ में प्रवेश करने से रोकती हैं। और ये जो परत है, जो त्वचा है, उसके कटने फटने पर या त्वचा कमज़ोर हो तो रोगाणु जो हैं वो शरीर में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये रोगाणु बहुत सारे रोगों को जन्म देते हैं। बहुत सारे रोग जो हैं इन रोगाणुओं के कारण हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं, जो लाइलाज हैं। तो आप देखिए कि कितने नुकसानदायक जो है ये रोगाणु हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है शिक्षार्थियों कि हम सबको इस बारे में बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम लोग अपना खुद को साफ रखें, सुरक्षित रखें, और बहुत ही सही ढंग से खाएं पिएं, ढक कर रखें अपने खाने को, और खाना बहुत अधिक पका हुआ ना हो, कम पका हुआ ना हो, बासी खाना ना हो। हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम जो है काफ़ी हद तक हम स्वस्थ रह सकते हैं। आपने शिक्षार्थियों बचपन से आपने देखा होगा कि आपकी माता आपको अस्पताल लेकर जाती होंगी, और उस दिन आपको बहुत डर लगता होगा जब आप देखते होंगे कि एक सुई आपको लगने वाली है। एक वो कह सकते हैं कि एक डर आपके मन में होता होगा। शायद आप उस समय ना समझ पाए हों, लेकिन अब आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि जो भी टीके आपको बचपन में लगे उससे आप उन रोगों से आप अभी तक मुक्त रह सके हैं।
कितने सारे जो टीके हैं वो उपलब्ध हैं अभी, और ये टीके हमें इन रोगों से मुक्त रहने में मदद करते हैं। विशेष रूप से जब शिशु रूप में बच्चे होते हैं तो उन्हें ये टीके लगाए जाते हैं। उनके लिए एक अलग अलग आयु निर्धारित है और उसके अनुसार ये टीके लगाए जाने आवश्यक माने जाते हैं। तो हर परिवार चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें, तो वे ज़रूर इन सभी लोग बहुत ही इस बारे में जागरूक हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो अमूमन सभी लोग इन टीकों को लगवाते हैं, जैसे चेचक है, पोलियो है, टेटनस है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है। इसके अलावा बहुत सारे रोग हैं जिनके लिए टीके उपलब्ध हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा शिक्षार्थियों कि इन सब में एक ही सिद्धांत काम करता है कि जो दुर्बल जो रोगाणु हैं उनका जो हल्का किया गया जो विष है, जो उनका अम्ल है, वो व्यक्ति के शरीर में इन टीकों के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है। तो व्यक्ति का जो शरीर है उन रोगाणुओं के प्रति जो है वो जूझता है और उसका एक प्रतिपिंड बनाने लग जाता है। तो जब भी उस रोग का अगर वास्तविक संक्रमण होता है तो जो ये प्रतिपिंड जो पहले से ही मौजूद है उस टीके के माध्यम से वो रासायनिक हथियार जो है वो शरीर को रोग से बचा लेता है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों ये टीके कार्य करते हैं। इसके अलावा इस पाठ में ये भी दिया गया है कि बहुत लोगों को देखने में आता है कि एलर्जी हो जाती है। किसी को कोई ख़ास दवा खाने से एलर्जी होती है, किसी को धूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, किसी को बहुत तेज़ खुशबू हो तो एकदम उसे छींक आने लगती है, उस की नाक से पानी बहने लगता है, या किसी खास वस्तु के खाने से किसी को एलर्जी होने लग जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है, ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारा शरीर है वो इन सब प्रभावों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। और ये एलर्जी जो है ये किसी व्यक्ति को किसी तरह से हो सकती है, और ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को कोई भी एलर्जी ना हो। आपने ध्यान दिया होगा कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी भी रोग की या किसी भी शारीरिक अस्वस्थता की वजह से दवा लेने जब आप जाते हैं, दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर दवा लिखते हुए आपसे पूछते हैं कि आपको किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है। आपको ध्यान आया? तो इसका मुख्य कारण यही होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर जो दवा लिखें उसे उसका कोई नकारात्मक प्रभाव हो। तो डॉक्टर चाहते हैं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। तो ये एलर्जी, आपके जो शरीर की जो एलर्जी है वो इस तरह से आपको स्वस्थ होने से रोक देती है। तो ये इस रूप में शिक्षार्थियों यहाँ पर इस पाठ में बहुत सारे ढंग से ये बताया गया है कि किस तरह हमारा शरीर जो है वो अपनी प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया करता है, किस तरह से वो हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो हमें भी अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। शरीर तो अपना ध्यान रख ही रहा है, लेकिन हमें भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जानलेवा रोग भी हो जाते हैं। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने में पूरी तरह से सजग रहना चाहिए और इसे ठीक रखना चाहिए, तभी हम अपना कार्य सही ढंग से कर पाएंगे। इस पाठ में जिस बिंदु पर मैं विशेष रूप से आपका ध्यान लाना चाहती थी शिक्षार्थियों, वो ये था कि इस पाठ की भाषा अन्य पाठों की भाषा से बहुत ही अलग है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये पाठ साहित्यिक पाठ नहीं है। इस पाठ में आपने विज्ञान पर आधारित कुछ बातों के बारे में जाना है, और ये आप देखेंगे कि ये आम बोलचाल की भाषा से भी अलग है, साहित्यिक भाषा से भी अलग है।
तो हम इस बात को इस रूप में समझें शिक्षार्थियों कि साहित्य की भाषा जो है वो अपने आप में एक परिनिष्ठित भाषा होती है, बहुत ही विशिष्ट भाषा होती है। हमारी जो बोलचाल की भाषा है वो एक अलग तरह की भाषा है, और जो भाषा इस पाठ में रखी गई है, जिस भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है, वो विज्ञान संबंधी विषय की भाषा है, जो साहित्यिक और बोलचाल की भाषा से बिल्कुल अलग है। तो इसे हम वैज्ञानिक भाषा भी कह सकते हैं। और यहाँ हमने इस बात को भी समझा है कि विज्ञान में हर एक्शन का रिएक्शन है, हर कार्य का कोई न कोई कारण है। एक क्रिया है तो उसकी प्रतिक्रिया भी है। तो इस तरह से विज्ञान की भाषा में जो वाक्य संरचनाएं हैं, जो वाक्य हैं, उनमें कार्य कारण रूप ज़रूर मिलता है। जैसे यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा होगा, जैसे छींक आना और नाक से पानी बहना शरीर की स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक क्रियाएं हैं। तो हमने इसका कारण भी यहाँ पर बता दिया है। जैसे कभी कभी काख या जांघ में गिल्टी बन जाती है, यह तभी बनती है जब हाथ या पैर में कोई फोड़े फुंसी जैसा संक्रमण हो। यानी कार्य है तो उसका कारण भी है। जैसे जो रोगाणु आगे पहुंच जाते हैं उन्हें आमाशय अपने अम्ल से नष्ट कर देता है। तो ये इस तरह का कार्य कारण का जो रूप है शिक्षार्थियों, वो वैज्ञानिक भाषा में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब हम बात करते हैं शिक्षार्थियों व्यवहारिक भाषा प्रयोग पर। और व्यवहारिक भाषा प्रयोग जो है वो किस रूप में हम उसे देख सकते हैं। जैसे किसी भी विषय पर आप बोलते हैं, लिखते हैं, उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार भाषा में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर पारिवारिक भाषा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर है विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र के शब्द हैं, ये पाठ से ही लिए गए हैं। फिर पारिभाषिक शब्दावली है शिक्षार्थियों, ये भी विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की ही भाषा है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों आज का जो हमारा पाठ है, इसमें आपने इस बात को जाना कि हमें स्वस्थ रहना है, शरीर किस तरह से कार्य करता है, और वैज्ञानिक भाषा जो है वो किस तरह की शब्दावली से युक्त होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में शिक्षार्थियों हमने अंधेर नगरी का शेष भाग पूरा किया और अपना पराया पाठ पर चर्चा की। मैं उम्मीद करती हूँ इस चर्चा से आपको इन पाठों को समझने में लाभ मिलेगा, और आप आगे भी हमारे कार्यक्रमों में जुड़े रहिए, उन्हें देखिए, और अपनी जो पढ़ाई है, आपका जो अध्ययन है वो बहुत ही सफल रहे, बहुत ही सुफल रहे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद और जय हिंद, नमस्कार।